मेरे को नौकरी करने जाना था या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इसलिए पढ़ाई छोड़ दी थी। तो अब मेरे को पढ़ाई रिज्यूम करनी है, जो मेरा लास्ट का एक फाइनल ईयर रह गया था मुझे वो करना है। तो अब आप वो कर सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आपको पता ही है ये वीडियो किस चीज के बारे में होने वाली है, थंबनेल आपने देख ही लिया है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो इस वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, पहले क्या पॉलिसी थी, अब की पॉलिसी में क्या चेंज आए हैं, और ये चेंजेस आए हैं तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम कवर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया बेल आइकन को दबा के, ताकि ऐसी वीडियोस अगर मैं फ्यूचर में और डालूं आपको अपने आप पता चल जाए। ठीक है जी। सो बिना किसी देरी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी। सो एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है? एजुकेशन पॉलिसी एक नॉर्मल, आप ऐसे समझो इसको, एक सेट ऑफ रूल्स डिक्लेयर कर दिए एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए कि किस राज्य में किस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, और लेवल के अगर प्रोवाइड नहीं की जा रही तो उसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ये बेसिकली एजुकेशन को, एक क्वालिटी को मेजर करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है जी। सो अगर अब ये है एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है? जो एजुकेशन पॉलिसी किसी राज्य या फिर किसी स्टेट में निर्धारित होती है, उसको अगर हम एक कंट्री लेवल पे ले जाते हैं, वो बन जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के अंदर 1947 से प्रेजेंट है। ठीक है जी। उसके बाद जो फर्स्ट मेजर चेंज आया एजुकेशन पॉलिसी में वो आया 1968 में। अब वो कहलाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968। उसके बाद माइनर चेंजेस होते रहे। एक चेंज हुआ 1986 में, फिर वो इम्प्लीमेंट किया गया 1992 में। तो जो अब दूसरा मेजर चेंज आया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो अभी आया है अगस्त के महीने में। अब वो कहलाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। पहले इसका एक ड्राफ्ट बना था, वो था मार्च और मई की बात है, वो डिस्कशन उस पर चल रही थी। बहुत सारे इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको पता होगा, उन्होंने जीडी टॉपिक्स में बहुत पॉपुलर टॉपिक था ड्राफ्ट का। उसके बाद अब वो ड्राफ्ट क्या कहते हैं आगे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये बन गई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी 21 या 22 तक, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता ये अभी इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी क्लासेस ऑन गोइंग हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर मेजर चेंजेस कौन कौन से आए हैं अब मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो देखो जी, पहले एक डिपार्टमेंट था MHRD डिपार्टमेंट, जो रेगुलेट करता था कि एजुकेशन के डिसीजन, जॉब्स के डिसीजन और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के डिसीजन। ठीक है, उसका नाम था MHRD। MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसी के अंदर ही हमारे सारे एजुकेशन के, ह्यूमन रिसोर्स के वगैरह वगैरह डिसीजन लिए जाते थे। अब सबसे पहला चेंज ही है, उसका जो नेम है वो MHRD से हटके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। उसको बोल दिया जी आप अलग अलग चीजें नहीं देखोगे, आप सिर्फ एजुकेशन को ही देखोगे। सो अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो दूसरा मेजर चेंज आया हमारा किसका? एजुकेशन में। एजुकेशन किसकी? हमारे स्कूल्स के एजुकेशन में, हमारे कॉलेजेस के एजुकेशन में। सो पहले चलो चलते हैं कि स्कूल्स के एजुकेशन में क्या चेंज आया। सो देखो जी, पहले कोई भी बच्चा अगर स्कूल गया होगा, इंक्लूडिंग मी, तो सबको पता था कि एजुकेशन होती थी 12th क्लास तक। सो मेजरली हमारा जो स्कूल में रहने तक का टाइम था वो था 12 ईयर्स। ठीक है जी। ये तो नॉर्मल टाइम था। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि 12 साल ना रह के हमें स्कूल में रहना पड़ेगा 15 साल। अब वो सोच चुके हैं कि भाई 12th के बाद और 3 साल रहना पड़ेगा। नहीं, पहले पेरेंट्स बच्चों को पहले डालते थे किसी किंडरगार्टन में, किंडरगार्टन से फिर वो जाते थे किसी और बड़ी क्लास में, और बड़ी क्लास से फिर आते फर्स्ट से लेके फिर 12th तक, फिर वो करते थे। ठीक है, ये अलग अलग चीजें करते थे। और स्टार्टिंग एज बच्चे की स्कूल में होती थी ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स के अराउंड। ठीक है। सो ये चेंज करा गया। अब ये चेंज कैसे करा गया वो मैं बता देता हूँ। अब क्या होगा, 5+3+3+4 का प्रिंसिपल रखा जाएगा। अब वो क्या है? अब वो ये है कि जो पहला 5 साल है बच्चे को स्कूल में रखा जाएगा और उसके कोई भी टेस्ट नहीं होंगे। अब ये डिसीजन कैसे हुआ कि भाई ये डिसीजन कैसे लिया गवर्नमेंट ने? ये डिसीजन ऐसे लिया, ये सर्वे हुआ था कि बच्चे पहले, अगर उनको पहले स्कूल जा रहे थे तो उनको क्या दिक्कत आ रही थी कि वो स्कूल में उनका इंटरेस्ट ही नहीं बैठ रहा था, स्कूल वो इतनी रोज होके जाते थे। अब देखो भाई, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं हुआ, जबरदस्ती तुमको भेजें तो कोई फायदा नहीं है ना, आउटपुट जीरो। वो ज्यादा खुश घर पे रहते थे। अब घर पे ज्यादा खुश क्यों रहते थे? क्योंकि घर पे उनको खेलने को दिया जाता था, खेलने को टाइम होता था, वो उनकी फेवरेट गेम्स खेल सकते थे। अब छोटा बच्चा क्या ही गेम खेलेगा?
या ज़्यादा मेरे जैसा बच्चा या तो कंचे खेलेगा, छोटा बच्चा ये लट्टू चलाएगा, या फिर मतलब बच्चों के साथ पार्क पुर्क में खेलेगा, ठीक है। उसके कोई भी घर पे हेडेक नहीं होता कि पढ़ाई के लिए प्रेशर, ये सारा प्रेशर स्कूल में डाल जाता है। इस वजह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बजाय हम उसको रोट लर्निंग कराते हैं, इस वजह से बच्चा भाग रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पहले भैया 3 साल से ही इसको डाल दो स्कूल में। स्कूल से क्या होगा कि पहले जो 5 साल हैं, जो ये बच्चा खेलना कूदना बाहर घर पे जाके करता था ना, वो स्कूल में करेगा। जिससे क्या होगा कि स्कूल के प्रति उसका जो लगाव है, उसका प्यार है, उसका इंटरेस्ट है, वो बढ़ेगा। और दूसरी चीज, उसका फियर कम होगा स्कूल के रिलेटेड, ठीक है। ताकि अगर फियर कम हो गया तो आगे की पढ़ाई तो अच्छे से कर लेगा, वरना उसको यही जो फियर है आगे तक चलता रहेगा। तो क्या होगा, पहले 5 साल, पहले साल इंक्लूडिंग 3 years इन किंडरगार्टन और 2 years इन 1st and 2nd क्लास। अब इस 5 साल तक दौरान उनको सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। कोई भी टेस्ट नहीं होगा, कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, कुछ नहीं, बस सिर्फ लर्निंग लर्निंग लर्निंग। लर्निंग कैसे, एक्सपीरियंशियल, खेलेंगे कूदेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, ये सारी चीजें वो स्कूल में करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्त बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनको अच्छा लगेगा और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट 5 फाउंडेशनल 5 ईयर का प्रोग्राम। अब इससे चलते हैं आगे 3 क्या रिजेंबल करता है। तो इसके बाद आता है हमारा प्रिपरेटरी 3 years कोर्स। अब 3 years कोर्स में क्या है, यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं, इन 3 साल में बच्चे को क्या कराएंगे स्कूल वाले टीचर्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन 3 साल में बच्चों को लर्निंग तो वैसे ही चलेगी एक्सपीरियंशियल, प्लस उसके साथ में टेस्ट भी होने लगेंगे। अब थोड़े थोड़े असेसमेंट, मतलब स्टडी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, जिसे कह सकते हैं। वो तो एंजॉयमेंट तो हो रही, उनकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो अगर थोड़ी थोड़ी स्टडी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, वो तो बच्चे आराम से कर लेंगे। उसके बाद उनको जो भी एक डिसीजन ये लिया गवर्नमेंट ने कि ये 3rd 4th 5th तक बच्चे को या तो वो नेशनल, उनकी जो मदर टंग है उनमें पढ़ाएंगे, या फिर कोई एक लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करेगा स्कूल उसमें पढ़ाएंगे। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि बच्चे को उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो उसको पढ़ाएंगे, ठीक है जी। अब अगर कोई भी स्कूल फोर्स करता है अपने बच्चे को, बच्चों की जी नहीं जी हम तो इसमें आएंगे, तो पेरेंट्स के पास बिल्कुल एक बढ़िया ऑप्शन है कि उस स्कूल से निकलवा लो और उस स्कूल में डलवा दो जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। ये चीज़ ऑप्शनल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये मत कहना कि भाई उस वीडियो में मैंने देखा था, ये तो है ही नहीं, हम इंग्लिश ही नहीं करेंगे या हम फ्रेंच नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी एक नेशनल वो मदर टंग में करवा सकते हैं और उसमें भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब ये तो हो गया दूसरा प्रिपरेटरी 3 years कोर्स। अब बच्चा आ गया 5वीं में, 5वीं पार कर गया। इसके बाद अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट 3 क्या रिजेंबल करता है, यानी कि 6th 7th 8th में, ठीक है जी। तो अब बच्चा पहुंच गया 6ठी में। अब 6ठी में क्या होगा, उसको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, उसको सिखाई जाएगी, यानी कि संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, मतलब जिसमें भी पेरेंट्स को ठीक लगे, बच्चे को तो क्या ही बोलूंगा, पेरेंट्स को ठीक लगे वो उसको सिखवानी पड़ेगी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। और क्या चेंज आया है, एक कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, मैंने जो कंप्यूटर का स्टार्ट किया था सीखना, वो 10th या 11th में स्टार्ट किया था, C++, पाइथन, जावा, मैंने C++ स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, बच्चे को 6th क्लास से ही ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि जो अब इंडस्ट्री लेवल है, जो अभी डिमांड करते हैं क्वालिटी चीज़ को, वो उनको बचपन से दिमाग में बैठ जाए सबकॉन्शियसली, और वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। अगर प्रिपेयर हो जाएंगे ना अच्छे से, तो फ्यूचर में उनके काम आएगा। कोई भी एक लैंग्वेज उनको सिखाई जाएगी। अब वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। कई स्कूल जावा उठा सकते हैं, कई स्कूल पाइथन उठा सकते हैं, कई C++, ये डिपेंड करता है स्कूल पे, ठीक है जी। और बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। एक सब्जेक्ट और ऐड हुआ है कंप्यूटर साइंस के अलावा, वो है हमारा वोकेशनल या टेक्नोलॉजी। अब वोकेशनल क्या होता है, वोकेशनल मतलब जैसे होम साइंस के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, कुकिंग एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये जिसमें बच्चे का मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग और बढ़े, उसके मतलब हॉबी जिसे हम कहते हैं ना, हॉबी डेवलप हो, या म्यूजिक हो गया या पेंटिंग हो गया, ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स वो ले सकता है। तो 6th 7th 8th तक ऐसे ही आपकी गाड़ी चलेगी, 3 साल और, तो 8th क्लास तक ऐसे चलेगा। अब बताता हूँ 9 to 12th, जो लास्ट के 4 साल रखेगी ना गवर्नमेंट नजर, उस पर क्या होगा वो मैं बताता हूँ। क्या देख रहे हो, अरे नहीं राइट क्या नहीं बोल रहा, ऐसा काम अब चलना ही नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी में हटा दिया। हाँ, अब देखो जो लास्ट के 4 years है ना, 9 to 12th क्लास, उसमें स्ट्रीम्स ही हट गई हैं, स्ट्रीम्स हटी गई हैं। कि मतलब जैसे पहले होता था ना 10th के बाद कि बच्चा तो नॉन मेड लेगा, या लेगा तुम्हारा मेडिकल, या लेगा कॉमर्स, या लेगा आर्ट्स। अब वो सब्जेक्ट सारे हटा ही दिए हैं। अब उसकी जगह क्या आ गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं अभी, अगर मैं
9th या मतलब 9 10th के बाद 11th में आता हूँ। 11th में मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स ले सकूँ। क्या ऑप्शन होंगे? अगर मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है तो मैं मैथ्स ले सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर मेरे को बायो नहीं पढ़नी, मेरे को लेना है कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट, अकाउंट्स। पहले के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता था भैया, आपको अगर मेडिकल नहीं लेनी तो नॉन मेडिकल तो लेनी ही पड़ेगी मैथ्स के लिए, या कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो फिर मैं कॉमर्स का ले लिया और फिर मेरे को आगे एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पसंद, तो मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ। तो मैं खुद मिक्स एंड मैच करके अपना एक सबसेट बना के वो चीज़ें पढ़ सकता हूँ जो पहले पॉसिबल नहीं था बच्चों के लिए। मेरी एक दोस्त है, उसको साइकोलॉजी पढ़नी थी। अब साइकोलॉजी नॉन मेडिकल में मिल रही थी, उस बेचारी को खाम का कॉमर्स में जाना पड़ा साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, तो अब ये हो सकती हैं। ठीक है, अगर बेचारी अब नॉन मेडिकल या मेडिकल के साथ उसको साइकोलॉजी मिल जाती है, बेचारी कितनी बढ़िया डॉक्टर होती है, बट क्या कर सकते हैं, चलो वो तो पुरानी बातें हैं। तो और क्या क्या चेंजेस आए? और एक बढ़िया चेंज आया कि जो ये भी 4 साल 9, 10th, 11th, 12th जो कहते हैं ना करियर बिल्डिंग ईयर्स होते हैं किसी स्कूल में, उनको ईयर वाइज एग्जामिनेशन ना होके सेमेस्टर वाइज होगा। हाँ सही सुना, सेमेस्टर वाइज होगा। बिल्कुल कॉलेज जैसा माहौल बना दिया कि मतलब हर 6 महीने के गैप पे आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। बीटेक वालों को पता होगा कि सेमेस्टर वाइज कैसे होते हैं, उनके 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं, वैसे ही इसमें भी 6 महीने के 8 सेमेस्टर बनाए जाएंगे। ताकि ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले देखो, पहले बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं थे, मैक्सिमम ऑफ द बच्चे नहीं पढ़ते थे। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी नहीं पढ़ता था। ठीक है, हम सिर्फ एग्जाम्स आने पर ही पढ़ते हैं। क्यों झूठ बोलना, हम सिर्फ एग्जाम्स आने पर ही पढ़ते हैं। लेकिन अब बच्चे को ज़्यादा रिविजन हो ना, उसके लिए हर 6 महीने पे ये रखा गया है कि हर 6 महीने पे एग्जाम्स रखे जा रहे हैं ताकि बच्चा फटाफट रिवाइज करे और फटाफट उसके दिमाग में घुसे। ठीक है जी। सो इसका फायदा क्या होगा? उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, जो उसको सब्जेक्ट अच्छे हैं लगते हैं वो पढ़ेगा वो, और रट्टा नहीं मारेगा। रट्टा मारने से क्या होता है, बस सिर्फ थ्योरेटिकल पता होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और हाँ, एक और चीज़, इसके साथ साथ उसको एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी। 9 to 12th क्लास से उसको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मे इट बी जर्मन, मे इट बी फ्रेंच, मे इट बी स्पेनिश, मे इट बी एनीथिंग। बट इसमें एक चीज़ है, हमने चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं रखी है गवर्नमेंट ने इसके अंदर, क्योंकि अभी चाइना से थोड़ा हमारा वाद विवाद या थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से चाइनीज़ रखी है। लेकिन मुझे लगता है चाइनीज़ रखनी चाहिए थी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। अगर आगे चल के, ये देखो, ये तो रिलेशंस हैं, खट्टे भी होते हैं मीठे भी होते हैं। आगे चल के हमारा अगर रिलेशन मीठा हो गया तो अगर चाइनीज़ आती होगी तो हम चाइना में भी जाके अपना अच्छा होल्ड बना सकते हैं। बट कंट्री की सोचें, क्या करें, जैसा कंट्री ने बोला वैसा मानना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका 12th तक का ख़त्म। इसमें कुछ नहीं है, स्कूल्स में बस यही चीज़ चेंजेस थे। पहले 12 साल का था, अब 15 साल का हो गया है। पहले स्टार्टिंग एज थी बच्चे की, स्कूलिंग स्टार्ट करने की एज थी 5 to 6 years, अब हो जाएगी 3 years। ठीक है, तो अब 3 से लेके हमारा 5+3+3+4 का प्रिंसिपल फॉलो होगा। 15 साल तक आप स्कूल में बिताएंगे, जिससे वी होप कि अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में इसे अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा स्कूल का खत्म। अब चलते हैं कॉलेज की ग्रेजुएशन डिग्रीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और ये सारे इम्प्लीमेंट होंगे 2022 से 2023 से, तो टेंशन मत लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो देखो, पहले क्या सिनेरियो था कि अगर आप कोई स्ट्रीम लेते हो 12th क्लास 11 12th क्लास में, उसी के आगे आप कोई भी कॉलेज डिग्री परस्यू कर सकते हो, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेडिकल ली है तो आप MBBS या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड में जा सकते थे। अब ये थोड़ी है कि अगर मेडिकल का बच्चा सीधा वो कर रहे BCom करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि बेचारे ने 11 12th में वही नहीं लिया था। लेकिन अब ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि 11 12th में अब स्ट्रीम्स तो खत्म हो गई, बच्चे ने अपनी मर्जी से सब्जेक्ट लिए हैं, तो उस सब्जेक्ट्स में जिसमें इंटरेस्ट उसको ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रीम्स रखी गई हैं। तो अब ये BCom, BTech, BCA, BSc वगैरह ये सारे नाम हटा दिए गए हैं। अब सिंपली जो बैचलर्स डिग्री है उसको ग्रेजुएट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्रेजुएट बोला जाएगा, जो भी ये बैचलर्स डिग्री परफॉर्म करेगा। अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर क्या लगी, अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जी, ये होगा, ये 1 साल की भी है, 2 साल की भी है, 3 साल की भी है, 4 साल की भी है। ठीक है जी। इस पे अब कोई भी स्टैंप नहीं लगा के देगा कि आपने इतने साल की करनी ही करनी है। अगर आप 1 साल अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करते हुए निकालते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। आपका मन करा नहीं भाई थोड़ी और पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है, आपको मन करा नहीं भाई 2 साल मजे नहीं आ रहे, 1 साल और पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर आप 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा
ग्रेजुएशन डिग्री। अब कई सारे मेरे भाई बहन होते हैं जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन नाम की करनी होती है, जाना उनको सीधा नौकरी करने के लिए होता है, गवर्नमेंट नौकरी एग्जाम देना होता है, यूपीएससी एग्जाम देना होता है या एसएसबी देना होता है। उनके लिए बेसिकली एक डिग्री चाहिए होती है। कोई भी उनको ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी किस सब्जेक्ट में करे, बस एक डिग्री चाहिए होती है। तो मोस्ट लोग कंपटीशन या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए 3rd ईयर के बाद करके जा सकते हैं, ठीक है जी। उनको मिल जाएगी गवर्नमेंट डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी उनको, ठीक है। अगर किसी को आगे और पढ़ना है तो उसके बाद उसको अगर 4 साल वो कंप्लीट कर लेता है ग्रेजुएशन में, तो उसको मिलेगा ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट, ठीक है। ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, जिससे कि ये सिंबलाइज हो जाएगा कि भैया इसने ग्रेजुएशन में 4 साल बिताए हैं, ठीक है जी। ये हो जाएगा। अब इसका जो सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, ये मतलब मस्त पॉइंट कर दिया एकदम। अब देखो, जैसे मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी भी वजह से, गॉड फॉरबिडन, मेरी अभी पढ़ाई छूट जाती है, मैं फाइनल ईयर में, मेरी अभी पढ़ाई अगर छूट जाती है, तो अगर 5-6 साल बाद मैं सोचूं नहीं यार बीटेक मुझे खत्म करनी चाहिए थी, तो अगर मैं दोबारा बीटेक करने आऊँगा तो मुझे डायरेक्ट 4th ईयर से स्टार्ट कराएंगे क्या? नहीं ना, मुझे दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा 1st ईयर से चालू करना पड़ेगा। और बीएससी में भी ऐसे होता है कि आपने अगर 2nd ईयर में छोड़ दिया, दोबारा 1st ईयर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे होगा। इससे आपके क्या होते हैं, ईयर्स खराब हो जाते हैं और आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। पढ़ाई आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इस फीचर को गवर्नमेंट ने ख़त्म करा है। और गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि अगर आप 1st ईयर के बाद या 2nd ईयर के बाद या 3rd ईयर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो और आपको वापस आके करनी है, तो आपके पास जो लास्ट सर्टिफिकेट होगा कॉलेज के थ्रू गिवन, फॉर एग्जाम्पल आप 1st ईयर के बाद छोड़ देते हो, तो आपके पास वो तो होगा ना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो आप वो दिखाने के बाद डायरेक्ट 2nd ईयर से कर सकते हो। अगर आप 3rd ईयर में छोड़ते हो तो आपके पास वो तो होगा ना ग्रेजुएशन डिग्री, कि भैया कि उस समय या तो मेरे पास पैसे नहीं थे, या घर में कुछ हो गया था, या मेरे को नौकरी करने जाना था, या मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इसलिए पढ़ाई छोड़ती थी। तो अब मेरे को पढ़ाई रिज्यूम करनी है, जो मेरा लास्ट का एक फाइनल ईयर रह गया था, मुझे वो करना है। तो अब आप वो कर सकते हो। सीधा आपको सिर्फ अपना गवर्नमेंट डिग्री दिखानी है, 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सीधा 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा और 1 साल बाद आपकी डिग्री खत्म। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा इसका, लेकिन मुझे तो यही लगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की, अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, सारी मास्टर डिग्री होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन बैचलर्स कर लिया, मास्टर डिग्री की बारी। अब मास्टर डिग्री में एक डिग्री है एमफिल को हटा दिया गया है। वो कहते को ज्यादा बंदे करने रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन हटा दिया गया है इस डिग्री को। लेकिन हाँ, और पोस्ट ग्रेजुएशन अब होगी 2 साल की। अब ये फंडा समझने वाला है। अब जिसने बैचलर मतलब ग्रेजुएशन डिग्री करी है 4 साल की, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा 1 साल की, और जिसने ग्रेजुएशन करी है 3 साल की, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा 2 साल की। तो मतलब पहले भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 5 साल लगते थे, लगेंगे अब भी 5, लेकिन थोड़ा इजी हो गया सिस्टम। पहले भी वो मतलब हाईटेक टफ था कि मतलब साला नहीं, आज नहीं तो मतलब 3 साल नहीं तो दोबारा रिपीट करो। अब क्या है कि हाँ 2nd ईयर में किसी वजह से छूट गई तो अपना वो दोबारा बैचलर डिग्री दोबारा कर ली, ग्रेजुएशन दोबारा कर ली, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो फिर 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है। सो ये फायदा हो गया बस। तो ये था कॉलेज का सिनेरियो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो बात करते हैं बेनिफिट्स और क्या कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। इसमें क्या चीज़ें सही मेरे को लगती हैं और क्या चीज़ें नहीं लगती हैं, वो मैं अपना थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए जी, सो अब चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जो तो देखो जी, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो पहले एजुकेशन सेक्टर को मिलता था 4% ऑफ द GDP's इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है कि नहीं। अब गवर्नमेंट देगी एजुकेशन सेक्टर में टोटल 6% ऑफ GDP's इन्वेस्टमेंट। पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा जरूर है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी है बेनिफिट में है, अपनी इंडस्ट्री है, ठीक है। दूसरी जो मेरे को लगा अच्छी बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इसमें ना स्टैंडर्ड सेट किए हैं। अब स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है, जैसे गवर्नमेंट की फीस तो होती है कम, आपको पता ही है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अपनी मनमानी से फीसेज रख रहे हैं, ठीक है। कईयों की भाई साहब 50,000 है, कईयों की 75,000 है, कईयों की एडमिशन फीस 1-1 लाख है। तो वो थोड़ा सा मिडिल क्लास जो पर्सन होता है उसको थोड़ा सी दिक्कत देने वाली है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि वो ऐसा करेगी, अब प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमर्जी से फीसेस नहीं रख पाएंगे। एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि भैया जैसे कि इतने से आप ज़्यादा, एक उनको एनालाइज किया जाएगा स्कूल के एजुकेशन को, और बोला जाएगा कि भैया इस पॉइंट से ज़्यादा आप
फी स्ट्रक्चर अपना नहीं लगा सकते। जैसे होता है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि किसी भी चीज़ खरीदते हो इससे ज़्यादा का दुकानदार नहीं बेच सकता, वैसे ही स्कूल्स इससे एक प्राइस से लिमिट से ज़्यादा अपने एजुकेशन नहीं बेच सकते। ठीक है जी, ये उनका मैक्सिमम एजुकेशन प्राइस MEP हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसको कर रही है तो स्कूल मानेंगे और थोड़ा सा दबाव भी रहेगा स्कूल पे, वरना तो सारे मुंह फाड़ के खड़े होते हैं कि नहीं भैया हम इतने लेंगे जी, पढ़ाना है पढ़ाओ नहीं तो लेके जाओ, ऐसा ही होता है। ठीक है। और हाँ, एक नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, जो रिजल्ट अब कैलकुलेट होगा। अब रिजल्ट जैसे अभी पहले कैलकुलेट होता था, तो कैसे होता था, हम फाइनल एग्जाम देते थे, उसका जो रिजल्ट आता था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये जल्दी बच्चे का रिजल्ट। ठीक है, आप सच्ची बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या वो रिजल्ट अच्छा था? भाई 11th-12th क्लास तक तो अच्छा लगा, लेकिन अगर आप यही कॉलेज में जाके बोलते हो ना, लास्ट में बच्चा खुद ही अपने आप को एनालाइज करता है मोस्टली केसेस में कि यार मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, अगर मैं वो पढ़ लेता तो ये अच्छा हो जाता, अगर मैं उस समय पढ़ लेता ये। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा ये खुद करेंगे। रिजल्ट्स में चेंजेस हुए हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब जो पहले सिर्फ टीचर जो ग्रेड करता था, अब सिर्फ टीचर ग्रेड नहीं करेगा स्टूडेंट को। 4 फैक्टर्स हैं जिसमें बच्चे का रिजल्ट कैलकुलेट होगा। पहला है मार्क्स, दूसरा है सेल्फ, तीसरा फ्रेंड और चौथा टीचर्स। पहला मार्क्स मतलब जो उसको मार्क्स आए हैं उसका 25% जोड़ा जाएगा उसके रिजल्ट में। दूसरा सेल्फ एनालिसिस करेगा कि भैया कि मैं इसमें अपने आप को कितने नंबर देता हूँ, कि मैथ्स में मेरे को कितना अच्छा आता है, 10 में से इतना, 10 में इतना, ये वो खुद एनालिसिस करके बताएगा। ठीक है। लास्ट में उससे क्या होगा, वो सेल्फ एनालिसिस करना सीखेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सेल्फ एनालिसिस करना सीखेगा। अब तीसरा है फ्रेंड्स या मतलब कॉलीग्स या दूसरे जो भी बच्चे वो उसको नंबर देंगे। ठीक है। जैसे मेरा कोई दोस्त है, वो उसने मेरे को नंबर दिया, मैंने उसको नंबर दिया कि वो इसमें कैसा है, उसमें कैसा है। मतलब इससे जो को करिकुलर स्किल्स है ना, मतलब सोशल स्किल्स वो बढ़ेंगी, कि जैसे कि मतलब ये हाँ हेल्पफुल है तो उसमें नंबर कितने हैं, एंथुजियास्टिक है उसमें इसके नंबर कितने हैं, तो ये। और लास्ट में टीचर अपना रिमार्क देगी, टीचर नंबर देगी। तो ये मतलब कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि मतलब नंबर दिए पास हो गए, चलो बच्चे को तमीज़ नहीं है बात करने की, सोशल स्किल्स में 0, बात करने में 0, सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है। सो ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी बच्चे को, और पॉजिटिव इफेक्ट करेंगी। ठीक है जी। हाँ, और एक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नया फीचर आया जो मुझे लगता है हमारी एजुकेशन को बहुत बूस्ट करेगा आने वाले सालों में। वो है कि जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है ना वर्ल्ड की, जैसे कैम्ब्रिज हो गई, हार्वर्ड हो गई, वो सारी अपनी ब्रांचेज इंडिया में खोल सकती हैं। अब ये तो सुना प्लान लग रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनली ये आइडिया बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रपोज किया था आइडिया। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया था, क्योंकि उस समय सिक्योरिटी फी मांगी थी। चलो वो तो पॉलिटिक्स का मैटर है, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन डायरेक्ट उधर से आएगी और बहुत अच्छे से जो मतलब डेवलपमेंट होगी वो रैपिड इंक्रीज करेगी। क्योंकि जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है और जो एजुकेशन दी जाती है उसमें अभी गैप है, तो मुझे लगता है वो गैप कम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और हाँ, अब जो क्या हुआ है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है इसके आने से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर बीइंग सेट फॉर डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल कि आपका पहले होता था सीबीएसई का, अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो सिलेबस भी सीबीएसई बोर्ड सेट कर रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस भी वही सेट कर रहा है कि भाई भैया पेपर देने का जाना है, सेंटर भी वही सेट कर रहा है और अनाउंसमेंट भी वही दे रहा है। मतलब एक ही बोर्ड पे सब कुछ रहता था, नहीं अब ये प्रेशर रहता था एक ही बोर्ड पे। अब क्या करा गया कि अब डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट किए गए कि भैया सेंटर का आप देखेंगे, अगर कोई भी चेंजेस है आप देखेंगे, अपडेट्स देने आप दोगे, चेक के लिए वहां जाना है, चेकिंग पेपर चेकिंग के लिए उस डिपार्टमेंट जाएंगे। तो मतलब सेग्रीगेशन हो गया, जिससे ना डिवीजन ऑफ वर्क हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो वो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट्स है वो जल्दी कैलकुलेट होंगे और जल्दी फास्ट काम हो जाएगा, फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है पर्सनल बेसिस पे कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बढ़िया हो जाए तो। वरना तो यूपी मुजफ्फरनगर में क्या होता है, कई बच्चों को पता होता है ना कि उसका पेपर कहाँ चेक होने गया है, तो बस पकड़ के वहीं पहुंच जाता है कि ये लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन, तो वहीं पहुंच जाता है, वहाँ जाके कहता है लो जी टीचर 500 रुपये और मेरे पेपर कर दो। ऐसा होता है। तो अब ऐसा कम होने के चांसेस हो जाए, मैं प्रे करता हूँ। ऐसे पढ़ के नंबर भी लिया तो फिर क्या फ़ायदा। चलो हाँ,
और लेकिन अभी एक ऑफिशियली एक नया प्रोग्राम है, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियली। मुझे लगता है कि जो एक टीचर्स की ट्रेनिंग है 4 साल की, वो भी ये हमारे गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अब होता है ना, क्योंकि सारा टीचर एक समान नहीं होता ना। आप खुद देखो, एक टीचर है, आपको उसकी बात सुन के ऐसा लग रहा है अरे भाई जन्नत नसीब होगी, पढ़ाता जा। और एक ही टीचर होता है, उसके आते ही सर में दर्द होने लग जाता है, हाय ये साला कब जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा। टीचर को बताया जाएगा कि भाई किस स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उसको कैसे इंटरेस्ट रखना है, कितने देर तक इंटरेस्ट रहता है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा उसमें। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात करती है। ये होगी एडवांटेजेस इस चीज़ की जो मुझे लगती हैं। अब डिसएडवांटेजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुझे कम ही लगती है, मैं बता देता हूँ। पहली है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, इंडिया में आपको सभी को पता ही है। तो अगर बच्चे को 5th क्लास से अगर हम बार नेशनल लैंग्वेज को निकल बार अगर मदर टंग में पढ़ाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से वो थोड़ा कटता जाएगा। सो इट कैन पेव एज अ बैड थिंग और एज अ सेटबैक फॉर आवर कंट्री। बिकॉज अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी थोड़ा नहीं हुआ तो बाहर इंटरनेशनली वर्क कैसे करेगा। तो इस बात को मुझे सेटबैक लगता है थोड़ा। एंड सेकंड थिंग इज, पहला कि जो एजुकेशन मॉनिटर हो रही है वो अब सेंटर ही मॉनिटर कर रहा है सब कुछ। कि देखो, हर स्टेट गवर्नमेंट से सब कुछ हटा दिया गया है नाता चाहता। अब देखो, सेंटर तो सिर्फ सेंटर में बैठा ना, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं का क्या पता, वो तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी ना। स्टेट गवर्नमेंट के बाद डिसीजन लेने पे तो सेंटर अपना डिसीजन देता है। लेकिन अब रूलिंग अथॉरिटी या सेंटर ही हो गया, वही सारे डिसीजन लेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा गैप आ सकता है कि जो स्टेट को अपनी दिक्कतें पता है वो शायद सेंटर ना समझ पाए। इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है, बट क्या पता ना हो। ये मुझे लगती हैं सिर्फ चीज़ें, क्या पता ये ना हो। सो जी, अगर आप वीडियो के अब तक देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को हम इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। इतना ही था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना था जो मेरे को। ये मैंने डिटेल में अच्छे से बताया। ये आप वीडियो कहीं भी देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि इन्फॉर्मेशन कहीं पे यूज़ हो सकती है कि हाँ भाई ने सही बताया, तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। कि ज़्यादा बड़ी, मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत बड़ी वीडियो इस पर बनी हुई थी, मैं थोड़ा श्रिंक करके बता सकूँ, मैं ब्रीफली बता सकूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बता दिया है, ठीक है जी। सो विद दैट सेड, अपना ध्यान रखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इतना, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और साथ ही एंजॉय करते रहिए, क्या रखा लाइफ में, ठीक है। ओके, बाय।